Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today I am taking the another topic of the chapter number first, unit number first, related to electrostatic potential and capacitor, class 12 physics. Name of the chapter, name of the topic, 1D graph generator. Student, first question in your mind, sir ये एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? Define the 1D graph generator under the following points. First one is the principle. Second one is the construction. थर्ड वन इज द वर्किंग एंड फोर्थ वन इज द यूजेस. आपको हर एक चीज ध्यान से देखिएगा धीरे धीरे. फर्स्ट वन मैं आपको बताऊंगा, जितने भी हम फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डेरिवेशन, सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थ्योरी और प्रिंसिपल. तो थ्योरी और प्रिंसिपल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से आप उसको एग्जाम में लिख पाएंगे. स्टूडेंट, हियर क्वेश्चन इज द 1D ग्राफ जनरेटर. व्हाट इज द मीन ऑफ द जनरेटर? अगर जो हम जनरेटर की बात करें, जैसा आपने देखा होगा जनरेटर, सबसे पहले आपने जनरेटर कहाँ पे देखा? अगर जो मैं किसी से भी पूछूं जनरेटर का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे देखा, तो आप बोलेंगे सर मैरिज टाइम पे, शादी के टाइम में हर कोई जनरेटर का यूज़ करता है. मतलब कहीं ना कहीं जनरेटर मतलब क्या होता है? जनरेटर मतलब जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को. आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, बाई यूज ऑफ द केमिकल एनर्जी. सर उसमें हम कुछ ना कुछ फ्यूल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तो बाई यूज ऑफ द डीजल मतलब क्या हो गया सर? गीला गीला, दैट मीन्स केमिकल. केमिकल मतलब केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटर. ये आपने अभी हाल समझा. पर सर हमको जो आज जनरेटर पढ़ना है 1D ग्राफ जनरेटर. 1D ग्राफ जनरेटर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ जनरेटर विच बट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या करता है सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो सर वाई वी सिलेक्ट ओनली 1D ग्राफ जनरेटर? दुनिया में बहुत सारे जनरेटर होंगे, बट आपने देखा होगा हर एक जनरेटर की एक कैपेसिटी रहती है, ठीक है. 2000 वोल्ट, 3000 वोल्ट, 4000 वोल्ट, हर एक जनरेटर की एक कैपेसिटी फिक्स होती है. तो सर ये जो जनरेटर है, ठीक है, मैं सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ सर, इस जनरेटर से सबसे, ठीक है, मेगा मेगा दैट मीन्स अ मेगा टू मेगा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया जाता है. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने की जितनी भी टेक्निक है वो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे 1D ग्राफ जनरेटर. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द 1D ग्राफ जनरेटर? ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है. पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? डिफाइन द 1D ग्राफ जनरेटर अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है. फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड कंस्ट्रक्शन, थर्ड वर्किंग एंड फोर्थ वन इज द यूजेस, ठीक है. सबसे पहले प्रिंसिपल, जैसा कि अभी हाल मैंने आपको समझाई दिया. प्रिंसिपल मतलब क्या होता है सर? अगर जो हम अपनी लाइफ के बारे में बात करें तो हर एक की लाइफ का एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है. कभी भी अपने एथिक्स को कोई भी छोड़ता नहीं है. वो चीज होती है फिजिक्स में भी प्रिंसिपल. तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द जनरेटर? ध्यान से देखिए. 1D ग्राफ जनरेटर इज अ डिवाइस. व्हाट इज द मीन ऑफ द डिवाइस? दैट मीन्स अ मशीन. 1D ग्राफ जनरेटर इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन ऑफ पॉइंट्स. इट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अबाउट 10 टू द पावर 7. सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ स्टूडेंट, जैसा कि अभी हाल मैंने बताया था, व्हाट इज द मीन ऑफ द प्रिंसिपल of 1D graph generator? 1D graph generator is a single machine which used to produce electric potential, या मैं बोलूँगा potential difference around 10 to the power 7 or more. What is the mean of the 10 to the power 7? जरा आप सोचिए ध्यान से. 10 to the power 7 that means 1 2 3 4 5 6 7 वोल्ट, और हम कहीं ना कहीं बोल रहे हैं मे बी मोर. मतलब सर इतना वोल्टेज डेवलप होता बाय यूज ऑफ द 1D ग्राफ जनरेटर. ये जो डायग्राम है ये पूरा 1D ग्राफ जनरेटर, इसका सिंगल कोई पार्ट नहीं, ये पूरा जब मिलेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? 1D ग्राफ जनरेटर. तो आपके माइंड में लिखे हुए को मत देखिए. व्हाट इज द पर्पस ऑफ 1D ग्राफ जनरेटर? प्रिंसिपल ऑफ 1D ग्राफ जनरेटर. 1D ग्राफ जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉइंट्स विच प्रोड्यूस द पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड 10 टू द पावर 7 और मोर. मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है? 10 टू द पावर 7 या उससे ज्यादा. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल. एक बार और बोलेंगे, व्हाट इज द मीन ऑफ द 1D ग्राफ जनरेटर? 1D ग्राफ जनरेटर प्रिंसिपल, ठीक है, प्रोड्यूस मोर देन 10 टू द पावर 7 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. बस सर अब देखिए कंस्ट्रक्शन. आप इधर मत देखिए, मैं आपको ये कंस्ट्रक्शन बताता हूँ. सबसे पहले सोचिएगा, अगर जो, ठीक है, आपने घर में जितने भी मशीन्स देखे होंगे, कूलर देखा होगा आपने, कूलर कभी देखा, नोटिस करा? वेरी गुड. तो कूलर का जो सबसे मेन पार्ट रहता है वो उसका रहता है फैन, या आप बोलेंगे मोटर. तो सर अगर जो आपको कोई शॉपकीपर सिर्फ फैन या मोटर दे दे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं.
तो सर पर्टिकुलर वो किसी ना किसी बॉक्स में होता। तो सबसे पहले आप इस एक बॉक्स को देखिए, ठीक है। ये कैसा बॉक्स है सर? ये इंसुलेटेड है। कैसा है सर? इंसुलेटेड। मैंने आपको बताया था मेटल दो टाइप के होते हैं, कंडक्टर और एक इंसुलेटर। कंडक्टर वो जिससे कनेक्टिविटी बनी रहती है, और इंसुलेटर वो जिसमें चार्ज एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो नहीं होता है, इंसुलेटर, ठीक है। ये जो मैं आपको एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम दिखा रहा हूँ सर, ये लगभग, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं कि 3 मंजिला बिल्डिंग के बराबर होता है, ठीक है। 1 2 3 फ्लोर्स, बहुत काफी बड़ा होता है ये, ठीक है। अगर जो मैं फीट में बात करूँ तो ये मोर देन 110 फीट्स इसकी लेंथ ही होती है, ठीक है, याद रहेगा। और 80 फीट्स इसकी क्या होती है? ब्रीड्थ होती है, मतलब ये काफी लंबा चौड़ा होता है। तो 1D ग्राफ जनरेटर में सबसे पहले मैं सारी चीजों को यहाँ पे समझाऊंगा, फिर हम धीरे से वर्ड को देखेंगे। सबसे पहले ये क्या है? ये सर एक इंसुलेटेड बॉक्स है। तो ये इंसुलेटेड बॉक्स कोई छोटा मोटा नहीं होता, इसलिए इसको सीमेंट कंक्रीट से बनाया जाता है। इंसुलेटेड क्यों बनाया जाता है सोचिएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर रहा हूँ और कोई भी पर्टिकुलर वर्कर इससे टच में हो जाएगा, अगर जो 10⁻7 वोल्ट के टच में आएंगे तो सर हमारी बॉडी का कुछ बचेगा क्या? नहीं। तो इसलिए इसको बाहर से क्या बनाया जाता है? इंसुलेटेड, ताकि चार्ज बाहर अंदर से बाहर ना जा सके। तो फर्स्ट वन इज, मैं सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ? बॉक्स की। तो 1D ग्राफ जनरेटर का बॉक्स कैसा होता है स्टूडेंट? सीमेंट कंक्रीट का बना होता है और ये टोटल इंसुलेटेड। इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे, ठीक है, इन अ 1D ग्राफ जनरेटर वी यूज्ड अ इंसुलेटेड बॉक्स ऑफ कॉपर, सॉरी, ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट। चलिए अब इसमें मैंने यहाँ पर ये सिर्फ आप इसको देखिए फर्स्ट और आप इसको देखिए सेकंड। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये ले रहा हूँ एक पोर्शन और ये दूसरा पोर्शन। मान लीजिए ये दोनों मेरे पास एक पिल्लर है। पिल्लर कैसे पिल्लर है ये सर? सिलेंड्रिकल पिल्लर जो होते हैं वो स्क्वायर शेप पे भी हो सकता है और ये सिलेंडर के। तो ये दोनों हमारे पास दो पिल्लर है। लेट वी कंसीडर, सबसे पहले मैं इसको कुछ नाम देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसका नाम दिया P एंड P। लेट वी कंसीडर PP इज आर 2 पिल्लर्स, ठीक है। आप समझिए, प्रैक्टिकली समझिए, मैंने यहाँ पर दो पिल्लर को खड़ा करा, वेरी गुड। और उसके ऊपर एक सेमी मतलब होता है हाफ स्पेरिकल शेल का यूज कर रहा हूँ। बोलिए मेरी बात समझ आई। लेट वी कंसीडर PP इज अ 2 पिल्लर। कैसे पिल्लर है? सिलेंड्रिकल पिल्लर, याद रहेगा, सिलेंड्रिकल पिल्लर विच कंसिस्ट एनी स्पेरिकल, सेमी स्पेरिकल। जरा ध्यान से देखिए, आपको ये दो पिल्लर दिख रहे हैं, वेरी गुड। लेट वी कंसिडर PP इज अ 2 पिल्लर विच कंसिस्ट, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? सेमी स्पेरिकल कैपेसिटर, सेमी स्पेरिकल कैपेसिटर। अब ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सर। इसका डायमीटर कितना होता है? लगभग 5 मीटर। और इसकी लेंथ कितनी होती है? 15 मीटर। 5:15, दैट मीन्स 1:3। इसके बीच में कितना है समझिएगा सर। ये जो पिल्लर है ये कितने फीट का है? 13 मीटर का। और ये इसका जो डायमीटर है ये कितना है? 5 मीटर। अगर जो मैं पिल्लर को 15 की जगह 20 में मैं चेंज करूं, कितना? 20, तो सर ये भी कितना? 5 की जगह कितना हो जाएगा सर? याद रखिए 1:3। 1:3 मतलब अगर जो ये 5 है, ठीक है, ये 1:3 है, मतलब आप इसको जब भी इंक्रीज करेंगे तो ये हमेशा कितने माना चाहिए? 1:3 में। मतलब कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ ये 6 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 18 मीटर। 6:18 विल बी इक्वल ऑफ 1/3। तो आप प्रैक्टिकली मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। लेट वी कंसीडर अ इंसुलेटेड बॉक्स विच नोन एज द 1D ग्राफ जनरेटर। इन बिटवीन वी यूज्ड अ 2 पिलर्स PP। द लेंथ ऑफ पिलर विल बी इक्वल ऑफ द 15 मीटर एंड सेमी स्पेरिकल शेल डायमीटर विल बी इक्वल ऑफ 5 मीटर। स्टूडेंट नाउ, ठीक है, हमारे पास ये पिलर हो चुके हैं और उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? एक सेमी स्पेरिकल कैपेसिटर यूज करा। नाउ वी यूज्ड आर 2 कॉम्ब C1 एंड C2। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। C1 जो है, ठीक है, आपको लग रहा होगा C1 पिलर B से कनेक्ट है। नहीं, C1 को मैंने एक एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट करा है। लेट वी कंसीडर, ठीक है, आराम से देखिए आप इसको, ठीक है, आपको पूरा दिखना चाहिए। दिख रहा है स्टूडेंट? लेट वी कंसीडर C1 एंड C2 बोथ आर द 2 मेटेलिक कॉम्ब। क्या बोला है? लेट वी कंसीडर C1 एंड C2 आर 2 मेटेलिक कॉम्ब। सर इसका यूज क्यों करा है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मेरा हाथ की तरह देखिए, ये एक क्या है? कॉम्ब है। ये भी मेटलिक है और ये भी मेटलिक है। लेट वी कंसीडर C1 एंड C2 आर 2 मेटलिक कॉम्ब विच इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द P1 एंड P2। अब ये P1 और P2 क्या है मैं आपको बताता हूँ। सर जैसे आपने
बचपन में साइकिल चलाई होगी, तो साइकिल का जो पीछे वाला टायर रहता है, ठीक है, वो चेन के साथ कनेक्ट रहता है और पीछे वाले टायर चलने के कारण ऑटोमेटिकली आगे वाला रोटेट होता है। करेक्ट, ठीक है। आपने आटे की चक्की या कोई सा भी एग्जांपल देखिए, उसमें दो रोटेटर्स होते हैं। हाउ मेनी रोटेटर्स आर देयर? लेट वी कंसीडर P1 एंड P2, और उसको हमने एक इंसुलेटेड रबड़ बेल्ट के द्वारा कनेक्ट करा। लेट वी कंसीडर P1 एंड P2 आर टू रोटेटर्स। P1 and P2 are two rotators which directly connected with the insulated rubber belt। आपको हर एक चीज समझ आ गई। सबसे पहले ये बॉक्स था, ये क्या था? इंसुलेटेड। कैसा था सर? ये इंसुलेटेड, मतलब इसमें खुद में चार्ज फ्लो नहीं होगा। सेकेंड चीज, उसके अंदर मैंने दो पिलर का यूज करा है, PP। द लेंथ ऑफ पिलर विल बी इक्वल ऑफ 15 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ सेमी स्फेरिकल कैपेसिटर विल बी इक्वल ऑफ 5 मीटर। यहाँ पर मैंने दो पिलर का यूज करा है, P1 एंड P2। P1 और P2 रोटेटर है और उसके ऊपर मैंने लगा इंसुलेटेड रबड़ बेल्ट। P1 डायरेक्टली कनेक्ट विद द मोटर। अब आप बोलेंगे सर इतना तो दिख नहीं रहा, तो ये बोर्ड कैसा है? 2D, और ये डायग्राम रियल में कैसा है? 3D। तो आप कंसीडर कीजिए कि P1 किसी एक मोटर से कनेक्ट है। जब हम P1 को, ठीक है, आपने ये तो सुना होगा, जब भी हमको कुछ चीज कमाना है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सर इसमें मैं 10⁷ वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करूँगा? डेवलप करूँगा, तो मुझे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी खुद से भी देना पड़ेगा। तो मैंने P1 को एक मोटर से कनेक्ट करा है, वो P1 को रोटेट करेगा और P1 पे क्या लगा हुआ सर? बेल्ट। तो बेल्ट धीरे धीरे आगे की तरफ जाएगा, तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द P1 P2 ऑल्सो मूविंग। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जैसे जैसे P1 रोटेट करेगा तो ये पट्टा ऊपर की तरफ जाएगा। ध्यान से देखिए इसका मोशन, ठीक है, ऐसे जाएगा ये इस तरफ से पट्टा, ठीक है, और ये इस तरफ से रोटेट होके नीचे की तरफ आएगा। यस और नो? तो ड्यू टू मोशन ऑफ द P1 P2 ऑल्सो रोटेट। याद रहेगा स्टूडेंट? अब इसके पास में मैंने एक D लगाया। व्हाट इज द मीन ऑफ द D? वो पर्टिकुलर उसका नाम है, बट यहाँ पर D दैट मीन्स अ सिंपल मेटेलिक रोड। D दैट मीन्स अ सिंपल मेटेलिक रोड। मैं इसका यूज भी समझाता हूँ, समझिए। सर ये एक मशीन है, दैट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। मान लीजिए इस मशीन में हमने लगातार करंट, ठीक है, बट ये इसका प्रिंसिपल जो है लगभग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। यहाँ पर प्रिंसिपल मैंने बताया, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉइंट। जब ये करंट डेवलप होना चालू होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये 10⁷ के बाद ऑटोमेटिक रुकेगी नहीं। ये 10⁷ के बाद 10⁸, 10⁹, मतलब ये कंटिन्यू प्रोड्यूस होगा। तो सर ये जो बॉक्स है इसकी कैपेसिटी कितना है? 10⁷। तो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा उसको धीरे धीरे हमको बॉक्स के बाहर करना होगा, अदरवाइज क्या होगा सर? ये फूट जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक D that means a metallic rod. What is the principle of the metal? Absorb the number of potential difference. ये जो metallic rod होगी ये potential difference को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, और फिर हम स्विच की मदद से इसको क्या कर देंगे? अर्थ कनेक्ट। ये हमेशा अर्थ कनेक्ट नहीं होता है। जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10⁷ से ज्यादा होगा तो हम बाय यूज ऑफ द एक्सटर्नल स्विच इसको अर्थ कनेक्ट कर देंगे और एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाएगा? अर्थ में चले जाएगा। ठीक है, आपको ये पूरी मशीन के हर एक पार्ट के बारे में समझ आया? ठीक है, फिर से हम यहाँ पर सेम चीज को चर्चा करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, जो बात अभी मैंने, ठीक है, आपको बताया है वही यहाँ पे रिपीट करूंगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वन डी ग्राफ जनरेटर? वन डी ग्राफ जनरेटर इज अ डिवाइस based on the principal action of points, based on the principle of action of points, ठीक है। it produce electricity, ये uses में आप जरूर बोलेंगे, it produce electricity around 10⁷ और more volt। कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है ये? 10⁷ और मोर। याद रखिएगा सर, ये जो है 1D ग्राफ जनरेटर बहुत अच्छा लगता पढ़ते टाइम, बट ये रियल लाइफ में कहीं पर भी नहीं है। 1D ग्राफ जनरेटर इंडिया में सबसे पहले कानपुर IIT में डेवलप हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो मशीन है ये इतनी ज़्यादा बड़ी और हेवी होने के कारण इसका मेंटेनेंस भी नहीं हो पाया, ठीक है, और ये थोड़ा सा खतरनाक भी होती है, तो इसको बंद कर दिया गया है। सिर्फ ये आपको बुक्स में इसका प्रिंसिपल मिलेगा, बट रियल लाइफ में आपको देखने नहीं मिलेगा,
ठीक है, चलिए तो प्रिंसिपल आपको समझ आ गया। अब एक कंस्ट्रक्शन को फिर से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज मेटेलिक स्फीयर कैपिटल एस। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर ये सेमी स्फेरिकल कैपेसिटर है। व्हाट इज द मीन ऑफ द सेमी स्फेरिकल कैपेसिटर? आप समझिए, जिसमें आप खाना बनाते हैं, ठीक है, वो कैसा होता है सर, अंदर से होलो, ठीक है, यस और नो, तो वो एग्जांपल ऑफ द सेमी स्फेरिकल कैपेसिटर। उसका डायमीटर, जैसा मैंने आपको बताया, डायमीटर विल बी इक्वल ऑफ 5 मीटर, माउंटेन ऑन द हाई इंसुलेटेड सपोर्ट पीपी अबाउट द 15 मीटर। मैंने बताया लेट वी कंसिडर two cylindrical pillars PP. The length of cylinder will be equal of the 15 meter which directly connect, ये मैंने आपको थोड़ा सा, ठीक है, समझाने के लिए अलग करा था, डायरेक्टली कनेक्ट विद द सेमी स्फेरिकल कैपेसिटर कैपिटल S. I hope you getting the first point. Now student, and endless insulated belt मेड अप द रबर। ध्यान से सुनिए, इसका क्या मतलब हुआ? एंडलेस किसको बोलते हैं? लेट वी कंसिडर, मान लीजिए आपके सामने एक पेन है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, तो ये फाइनल पॉइंट होगा, तो आप इसको एंडलेस बोल सकते हैं क्या? नहीं। बट अगर जो मैंने यहाँ पर, जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था चक्की जिसमें आप आटा पिसाते होंगे, तो सर अगर जो मैंने वहां पर रबड़ लगाया है जो लगातार रोटेट करेगा बाय यूज ऑफ द P1 एंड P2, तो उसका पर्टिकुलर कोई एंड नहीं होता है। सो इसलिए मैंने उस रबड़ का नाम क्या दे दिया है? उस बेल्ट को बोलूंगा एन एंडलेस इंसुलेटेड बेल्ट। समझ आ रहा? मेड बाय द रबड़, वो काय का बना होता है? रबड़ और सिल्क का। सर ये जो सिल्क लिखा हुआ है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 99.99% जो भी साइंटिस्ट इस मशीन को डेवलप करते हैं वो किसका यूज करते हैं? इंसुलेटेड रबर बेल्ट का। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने दो रोटेटर की बात करी, P1 एंड P2, P1 एंड P2 बोथ आर द टू रोटेटर्स, बट P1 डायरेक्टली कनेक्ट विद द मशीन। मैंने समझा था ना स्टूडेंट, हमको दोनों को मशीन से रोटेट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर जो हमारा P1 रोटेट होगा तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द P1 P2 ऑल्सो रोटेट। आपको बिल्कुल समझ आता है, जैसे अपनी साइकिल होती है, तो साइकिल में जो हम सिर्फ पीछे वाला जो व्हील होता है, सिर्फ पीछे वाले व्हील को रोटेट करते हैं, आगे वाला इनडायरेक्टली रोटेट होगा। मैं डायरेक्टली इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हमने रोटेट नहीं करा है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द लास्ट व्हील फर्स्ट व्हील विल बी मूव। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं P1 एंड P2 बोथ आर द टू रोटेटर्स, बट P1 डायरेक्टली कनेक्ट विद द मशीन। अब आप बोलेंगे सर मुझे P1 को कनेक्ट नहीं करना, तो आप P2 को कर लीजिए, डिपेंड्स ऑन द यू। अब मशीन रोटेट P1। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द C1 एंड C2। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट P1 and P2, third point based on the C1 and C2. What is the meaning of the C1 and C2 students? C1 and C2 are two metallic comb. Two metallic comb. आप ये बोलेंगे सर हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये comb यूज क्यों करा है। इसका आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा वर्किंग में, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये C1 क्या है? लेट वी कंसिडर C1 इज अ metallic comb which directly connect with the positive terminal of battery, positive terminal of battery। ये एक एक्सटर्नल मैंने बैटरी लगाया है, ध्यान से देखिए। इस एक्सटर्नल बैटरी का नेगेटिव जो है वो अर्थ कनेक्ट है, मतलब इधर चार्ज फ्लो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ चार्ज आगे की तरफ, वो भी फॉरवर्ड कंडीशन में। तो ये क्या है? पॉजिटिव। तो ये जो C1 है, ध्यान सुनिए स्टूडेंट, C1 जो है डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, सो ड्यू टू दिस डेवलप द पॉजिटिव चार्ज। तो सर कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या बनेगा? ड्यू टू दिस एक्सटर्नल बैटरी C1 पे क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। अब मेरा हाथों को देखिए सर आप, ठीक है, लेट वी कंसिडर ये जो है कॉम्ब है और ये जो है एक रबड़ का बेल्ट है जो उससे टच में नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में? बट उन दोनों के बीच की गैप बहुत कम है, तो वहां पर एयर मीडियम है, बट जब लगातार कहीं पे रोटेशन होता है तो हल्का हल्का चार्ज डेवलप होगा। दैट मीन्स एयर मीडियम कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मतलब कहीं ना कहीं इस पे जो चार्ज बन रहा है और रोटेशन कैसे हो रहा है? रोटेशन हो रहा है P1 टू P2। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है धीरे धीरे, ठीक है, कहां पर जाएगा? वेरी गुड, धीरे धीरे ये जाएगा कॉम्ब C2 पर। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, C1 डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बैटरी, बट C2 जो है वो किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं है। C1 दैट मीन्स स्प्रे कलेक्ट, ठीक है, स्प्रे कॉम्ब, एंड C2 दैट मीन्स कलेक्टिव कॉम्ब। तो C2 क्या करेगा? ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसको कलेक्ट कर लेगा।
पर सर C2 काय से कनेक्ट है? C2 एक देखिए सेमी स्पेरिकल कैपेसिटर S से कनेक्ट है। सो धीरे धीरे S पर भी चार्ज आ जाएगा, और जैसा कि हमने फंडामेंटल थ्योरी पढ़ी है, एनी स्पेरिकल कैपेसिटर इनसाइड चार्ज विल बी इक्वल ऑफ जीरो, मतलब चार्ज कहीं ना कहीं अंदर कितना होता है? जीरो। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है मुझे ये बाहर की तरफ मिल जाएगा, और धीरे धीरे इस पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कितना हो जाएगा? लगभग 10⁻7। आई बात समझ में? चलिए तो अब C1 और C2 के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेट वी कंसिडर C1 एंड C2 आर टू मेटेलिक कॉम्ब। अंडरलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, C1 एंड C2 आर द टू मेटेलिक कॉम्ब। C1 आर नोन एज द स्प्रे कॉम्ब। व्हाई वी टोल्ड द स्प्रे? देखा आपने, इसमें चार्ज क्या करा? स्प्रे करा। और C2 ने क्या करा? चार्ज को कलेक्ट करा। तो C1 आर नोन एज द स्प्रे कॉम्ब एंड C2 आर नोन एज द कलेक्टिव कॉम्ब। ठीक है। C1 इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। मैंने यहाँ बिल्कुल स्पष्ट लिखा, C1 इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव, C1 कनेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यस और नो? ठीक है। C2 इज कनेक्टेड टू S, C1 कनेक्ट विद द बैटरी एंड C2 कनेक्ट विद द सेमी स्पेरिकल कैपेसिटर कैपिटल S। स्टूडेंट, वी गेटिंग द पॉइंट्स अबाउट फर्स्ट वन बॉक्स, सेकेंड वन P1 P2, और ये पिलर P भी बता दिया, S भी बता दिया, C1 और C2, और ये एक छोटा सा बताया मैंने D। व्हाट इज द मीन ऑफ द D? D दैट मीन्स अ प्रोटेक्शन। हम यहाँ पर अपना देखिए जो भी अपन ने मशीन बने उसको सेव रखने के लिए हमने एक मेटलिक रोड D का यूज करा है, जो किसी एक एक्सटर्नल स्विच के साथ कनेक्ट करा है। जैसा ही अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी मोर देन 10⁻7, जब जो हमारे बॉक्स की कैपेसिटी से ज्यादा होगा तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कर देंगे? अर्थ कनेक्ट। सो वी मूव विद द लास्ट टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ चार्ज जनरेटर इज पुट इनसाइड द लार्ज इनक्लोज फीड विद द, और हाँ ये याद रखेंगे ये पूरी मशीन, ठीक है, पूरी मशीन का जो अंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है दैट मीन्स AT, ठीक है, ATM। आप ATM का फुल फॉर्म क्या होता है बोल लीजिए? 15 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, याद रहेगा। तो ये यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है? 15 ATM। वन मोर टाइम मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जो बॉक्स है ये काय का बना हुआ है? सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है, इंसुलेटेड बॉक्स। उसके अंदर दो पिलर है PP। द लेंथ ऑफ पिलर विल बी इक्वल ऑफ द 15 मीटर। उसके ऊपर हमने रखा हुआ है सेमी स्पेरिकल कैपेसिटर। लेट वी कंसिडर S1 एंड S2 आर टू कॉम्ब S। C1 जो है, C1 को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? स्प्रे कॉम्ब एंड C2 दैट मीन्स द कलेक्टिव कॉम्ब। C1 कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल बैटरी एंड C2 डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेमी स्पेरिकल कैपेसिटर D। आप समझ गए होंगे P1 एंड P2 आर द टू रोटेटर्स। P1 डायरेक्टली कनेक्ट विद द मशीन। इसके ऊपर हमने कैसा बेल्ट यूज करा है? इंसुलेटेड रबर बेल्ट, एंड लेस, मतलब उसका कोई एंड नहीं है। Student, now we taking the another portion after the construction, working and uses. That means third and fourth point. In the previous part we seen about the principle and second one is the construction. Now time for the working and uses. Student ध्यान से देखिए, मैं पहले आपको वर्किंग यहाँ पर समझा देता हूँ। C1 is a metallic comb and C2 both are the metallic comb, both are the metallic comb। समझ रहे सर? C1 डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। कैसी बैटरी है? एक्सटर्नल बैटरी। मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, किसको दे रहे हैं सर? C1। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट विद द C1 एंड नेगेटिव टर्मिनल इज डायरेक्टली अर्थ कनेक्ट। मतलब यहाँ पर चार्ज कितना होगा? जीरो। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आएगा C1 पे। देखिए, ठीक है, C1 कंसिस्ट द पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू बैटरी। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये काय पर आ चुका है सर? ये आ चुका है कॉम्ब पर। समझ रहे सर? ठीक है। एंड कॉम्ब के सामने क्या है? कॉम्ब के सामने एक इंसुलेटेड रबड़ वायर है जो कि P1 और P2 की मदद से लगातार रोटेट हो रहा है डाउन टू, नीचे से ऊपर की तरफ, दैट मीन्स बॉटम टू टॉप। और इन दोनों के बीच में क्या है? यहाँ पर एक छोटी सी गैप, दैट मीन्स एयर मीडियम। समझ गए? एयर मीडियम।
ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ Q1 एंड रोटेशन ऑफ इंसुलेटेड रबर बेल्ट, यहाँ पर एक एयर मीडियम जो है वो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगी। एयर मीडियम C1 पर पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ C1 एंड रोटेशन ऑफ अ इंसुलेटेड रबर बेल्ट, एयर मीडियम कन्वर्ट इनटू डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है, सबसे पहले हमने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज किस पे, C1 पे। C1 से कहाँ पर चले गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे। अब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम से उठ के कहाँ पर आ जाएगा, रबर बेल्ट के ऊपर। और रबर बेल्ट जो है वो मूवमेंट कर रहा है बॉटम टू टॉप। सो पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम कॉम्ब C1 टू C2, ऐसा बोल सकता हूँ सर मैं। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये धीरे धीरे C1 से C2 और फिर ये कॉम्ब C2 पर आ जाएगा। और ये जो C2 है डायरेक्टली कनेक्टेड विथ सेमी स्पेरिकल शेल, तो ये S पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। स्टूडेंट इतना समझ आया? ठीक है, बट बाय द प्रिंसिपल ऑफ सेमी स्पेरिकल कैपेसिटर इनसाइड चार्ज विल बी इक्वल ऑफ 0। कभी भी सेमी स्पेरिकल कैपेसिटर या स्पेरिकल कैपेसिटर के अंदर चार्ज नहीं होता है, तो चार्ज कैसा मूव करेगा, मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब अंदर से बाहर की ओर चार्ज चले जाएगा। आपको पूरी वर्किंग समझ आ रही है स्टूडेंट? ठीक है, और यहाँ पर चार्ज का अमाउंट धीरे जैसे ये प्रोसेस चलती जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर जाएगा, C1 से C2, C2 से S पर और S से आउटसाइड। तो यहाँ पर चार्ज की मात्रा क्या हो जाएगी, धीरे धीरे इंक्रीज, और एक समय के बाद चार्ज विल बी इक्वल ऑफ 10 to the power 7 वोल्ट। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल ऑफ 10 to the power 7। दिस इज अ simple working for Van de Graaff generator. I repeat in the word, the comb C1 is connected to the positive terminal of battery. First point, the comb C1 connect with the positive terminal of battery. As you know that positive terminal of battery. Therefore, the surface density of point become very high. ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये पूरा मैंने आपको धीरे धीरे समझाया है कि पॉजिटिव चार्ज कॉम्ब पर जाएगा, एयर मीडियम कन्वर्ट इनटू डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे चार्ज होगा। बाय द यूज ऑफ द रबर बेल्ट चार्ज मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फिर चार्ज धीरे धीरे C2 पे जाएगा, C2 कनेक्ट विद द S, सो वी गेटिंग द हाई पोटेंशियल अक्रॉस द विंड। यहाँ पर जो बात लिखी है, दिस the spray comb, what is the meaning of the spray comb? Spray comb, that means the C1, and collective comb are known as the C2. Thus the spray comb spray the charge on the belt। ये जो बात बताई मैंने, spray comb क्या करेगा, चार्ज को स्प्रे करेगा, किस पे छोड़ेगा सर, किस पे, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, किस पे, बेल्ट पे। द कलेक्टिव comb C2 ठीक है, इज इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज द मीन ऑफ द इंड्यूस्ड दैट मीन्स अनदर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या छोड़ा, पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी सरफेस पे मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। द टोटल फिनोमिना आर नोन एज द वर्किंग फॉर वान डे ग्राफ जनरेटर। वन मोर टाइम आई रिपीट, फर्स्टली C1 डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी, देन C1 गेन द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द एक्सटर्नल बैटरी। ये जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एयर मीडियम कन्वर्ट इनटू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बाय द मूवमेंट ऑफ द इंसुलेटेड रबर बेल्ट बॉटम टू टॉप। ठीक है, चार्ज C1 से कहाँ पर चले जाएगा, C2 पे इनसाइड, फिर इनसाइड से कहाँ पर हो जाएगा, आउटसाइड। दैट इज द टोटल वर्किंग ऑफ वन डे ग्राफ जनरेटर। नाउ लास्ट पॉइंट स्टूडेंट, यूजेस। सबसे पहला यूज जो हमने अभी तक पूरे टाइम बार बार समझा है, to generate the high potential that means maybe 10 to the power 7 volt or more than 10 to the power 7 volt, and finally
Finally, to accelerate the alpha particles, what is the meaning of the alpha particles student? Positive particles are known as the alpha particle. देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा जो गेम है, जो पूरी की पूरी फिलोसफी है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? पॉजिटिव चार्ज पे। मतलब कहीं ना कहीं हम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये लिखा टू एक्सीलेट, एक्सीलेट मतलब प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस द अल्फा पार्टिकल्स लाइक द प्रोटॉन्स एंड deuteriums. I hope you getting the proper solution regarding to the 1D graph generator. First one is the principle, second one is the construction, third one is the working, and last one is the uses. I hope you getting the proper solution regarding to the 1D graph generator. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajoda.